point charges Q1 and Q2 of 10 की power minus 8 coulomb of 10 की power minus 8 coulomb and minus 10 की power minus 8 coulomb respectively, minus 10 की power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Are placed 0.1 meter apart. Full stop. Calculate the electric fields at points A, B and C, at points A, B and C as shown in figure. एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, देखिए इन्होंने 10 की पावर minus 8 कूलम और यहाँ पर मेंशन कर रखा है minus 10 की पावर minus 8 कूलम, 10 की पावर minus 8 कूलम और minus 10 की पावर minus 8 कूलम। और यहाँ बीच में एक पॉइंट दे रखा है A और 0.05 मीटर ये डिस्टेंस, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक 0.05 मीटर ये डिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा फिगर में दे रखा है, जो मैं बना रहा हूँ ये पूरी फिगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट इधर दे रखा है B, एक पॉइंट इधर दे रखा है B, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 0.05 मीटर, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस भी यही दे रखा है 0.05 मीटर। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है ऊपर C, ये वाला पॉइंट है C, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है सिमिलरली ये भी दे रखा है 0.1 मीटर। अब इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स A, B एंड C। तो A, B और C पॉइंट्स पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए A तो यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया और C यहाँ पर ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस फिगर में एक चीज़ और दे रखी है कि जो ये ऊपर वाला जो एंगल है, ये जो टॉप वाला एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा क्या करना है इसमें। सबसे पहले मैं पॉइंट A की बात करूंगा, तो यहाँ नोट करें और पॉइंट A की अगर बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो है 10 की पावर -8, इसको बोल दीजिए Q1, और ये वाला जो 10 की पावर -8 है इसको बोल दीजिए Q2, ठीक है। तो Q1 की वजह से जो ए पर फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको मैं बोल दूंगा E1,
और Q2 की वजह से जो ए पर लग रहा है उसको मैं बोल दूंगा Q2, ठीक है, उसको मैं 2 बोल दूंगा, E1 और E2 ऐसे ले लेंगे। तो ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at A, electric field at A due to Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1, तो Q1 की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, हम ये कहेंगे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें डायरेक्शन नहीं देखिए किधर जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वैल्यू डालिए Q1 की कितनी है 10⁻⁸, 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में 0.05, का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1। अब आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव है, जब मैं कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो ये एज्यूम कर लेता हूँ कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा राइटवर्ड, राइट की तरफ लगेगा, तो इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, ये राइट वर्ड लगेगा। फिर आप ये देखिएगा कि अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है, तो ये माइनस वाला चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इस पर कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो हमारा E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, इसी तरह से E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ 0.05 का होल स्क्वायर। आप ये देखिएगा ना कि मैं कहाँ पर निकाल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकालना चाहता हूँ, तो जब मैं ए पर निकालना चाहता हूँ तो इस -10⁻⁸ की वजह से माइनस सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन एक तरफ हो गया, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at A, net electric field at A due to Q1 and Q2, इसको EA बोल दीजिए, ये क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। आपको समझ में आ गया होगा भाई, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2 हो गया। तो दोनों जो हैं क्या हो गए, EA is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर प्लस क्यूबिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी 10⁻⁸ मतलब बिल्कुल दोनों सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो ये हो गया 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये देख लो, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो जैसे कि x + x होता है 2x। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हम डायरेक्शन देखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई माइनस का मतलब क्या है, हम माइनस उसमें लेंगे नहीं, फॉर्मूले में नहीं लेंगे। माइनस का मतलब क्या है कि वो इसको इस तरफ खींच रहा है, समझ गया, क्लियर है? अब आप ये देखिए 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.05 इंटू 0.05। अब 0.05 ये पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया 10⁻², और इसका पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया 10⁻²। ठीक है, मेरे को लगता है ये शायद समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² इंटू 10⁻² क्या हो गया 10⁻4, और अपॉन में 5 5 क्या हो गया 25, 5 5 हो गया 25। तो जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 9 18
18 मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या करूँ, ये जो 10 की पावर 4 है इसको 10 की पावर 2 यहाँ रहने दो, ये जो दूसरा 10 की पावर 2 है इसको 4, इसको 100 बोल दो, और 25 4 से 100 हो जाएगा, इस वजह से कराए समझ गए। 25 4 से 100 हो गया। फिर देखिए 10 की पावर 2 था, इसको ऐसे लिखा और उस 10 की पावर 2 को लिख दिया 100, नीचे 25 आया, 25 4 से 100 हो गया। अब देखिए 9 2 से 18 एंड 18 4 से 72, 72 इंटू 10 की पावर 9 प्लस 2 11, और ये तो 4 हो गया, हाँ ठीक है। तो 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 8 3 न्यूटन पर कूलम, ये होता है, इसका यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 72 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ लिख देना टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ हो गया ये, टूवर्ड्स राइट, ये इसकी डायरेक्शन। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं? बाकी बच्चे बताएं दोनों, अभिनव, नव्या, अभिनव और नव्या आपको क्लियर है दोनों को? ठीक है, अगला देखते हैं फिर। अगला, अब वो बोल रहे हैं कि आपको पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा था फॉर पॉइंट ए, तो ऐसे ही लिखो फॉर पॉइंट बी। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, तो फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी E1, तो इसको E1 बोल दो आप। तो अब जरा देखिएगा, जब मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं ये मानूंगा कि पॉइंट बी पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मानेंगे कि पॉइंट बी पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो E1 तो इस डायरेक्शन में हो गया, समझ गए। और इसी तरीके से ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 हो गया। E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो पहले E1 निकालेंगे। E1 कितना है, E1 हमारा हो जाएगा 1/4/ε0 इंटू क्यू क्या है यहाँ पर 10 की पावर -8 और डिस्टेंस कितना है 0.05, तो ये 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर, ये तो E1 आ गया, ठीक, 0.05 का स्क्वायर ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे E2 की। E2 क्या हो जाएगा ये बताना जरा मुझे। E2 हो गया, सोचो अब 10 की पावर -8 और B इसके बीच का डिस्टेंस बताओ जरा कितना होगा, 0.15, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 1/4/ε0 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 का स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, E1 जो है वो तो लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए लेफ्ट, और जो E2 है वो राइट की तरफ है, तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए राइट। तो अब ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्ट जो है ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसे ही बता दो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाँ कैसे, और कोई तरीका, ज़्यादा पास है वो तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो वैल्यू उतनी बड़ी, तो आप देखो 10 की पावर -8 1/4/ε0, ये तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है 0.05 का स्क्वायर, ये 0.15 का स्क्वायर है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू ओवरऑल बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू ओवरऑल छोटी। तो हम ये कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा बोलो, जब अलग अलग डायरेक्शन में जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at B due to Q1 and Q2 net electric field at B due to Q1 and Q2 is equal to क्या हो जाएगा E1 minus E2 E1 minus E2 तो E1 जरा देखिएगा क्या है 1/4 pi epsilon naught 10 की पावर -8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर माइनस 1/4 pi epsilon naught इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो अब देखना है इसको कैसे करेंगे। इधर तक क्वेश्चन है, इसकी मुझे ज़रूरत है तो ये मिटाऊंगा नहीं, इस तरफ कर रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ पर भी वही है कि 10 की पावर -8 अपॉन और इंटू 1/4 pi epsilon naught ही कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। 1/4 pi epsilon naught इंटू 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/0.05 का होल स्क्वायर 1/0.05 का होल स्क्वायर माइनस 1/0.15 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8। और जो ये है यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर 100 इंटू 100 आ गया, क्योंकि 0.05 इंटू 0.05 इसका पॉइंट गया और इसका पॉइंट गया। जब पॉइंट जाएगा तो ऊपर 100 इंटू 100 आ जाएगा, समझ गए? ठीक, अच्छा। और माइनस इधर भी 100 इंटू 100 आ जाएगा, 0.15 इंटू 0.15 ये भी पॉइंट गया, ये हो गया, ठीक है। ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अब ये हो गया मेरे पास, बाहर देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, ये तो हो गया 10 की पावर 9 -8। और यहाँ 100 इंटू 100 अपॉन 5 5 का 25, तो 25 4 का 100 हो गया, माइनस इधर क्या होगा, इसको ये करा जा सकता है कि 5 3 का 15, 5 20 का 100, अगेन 5 3 का 15, 5 20 का 100, ये हो गया। तो ऊपर ये वाला आ जाएगा 400/9, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 1 आ गया इधर, और ये 400 माइनस 400/9। यहाँ से क्या करो, 400 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम, 400 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 400 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1/9। अब ये हो जाएगा मेरे पास 9 इंटू 4000 और 1 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8/9। 9 से 9 कट गया तो कितना हो गया 32,000 न्यूटन पर कूलम, 32,000 न्यूटन पर कूलम। तो इसको क्या कह देंगे अब, 32,000 न्यूटन पर कूलम कह दीजिए चाहे तो, और चाहे फिर ये कर दो 32 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी भाई। एक में हमने देख लिया कि दोनों ऐड हो रहे हैं, और एक में हमने देखा कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे बताओगे, डायरेक्शन बता देंगे कहाँ, लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है और ये राइट वाली वैल्यू छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है।
तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। सर जो वैल्यू बड़ी होती है उस तरह जाता है। यस, जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद देखेंगे पॉइंट सी के लिए। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट सी, और पॉइंट सी, हम पॉइंट सी की बात करते हैं। तो पॉइंट सी में क्या हो गया कि जैसे ये 10 की पावर -8 कूलम ये वाला चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है। और मैं क्या मानूंगा कि जो ये पॉइंट सी है, जब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो E1 की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मैंने वो जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। ये E2 हो गया, तो E1 वेक्टर इस तरफ हो गया, E2 वेक्टर इस तरफ हो गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आप ये देखिएगा तो ये करने के बाद अब हम इसमें क्या देखेंगे, सर E2 किधर होगा? E2 ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और जब भी मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो मैं मानता हूँ वहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है भाई? पीछे बताओ, क्लियर? ठीक, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1, इसको क्या बोल देंगे, E1 बोल दिया। तो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ सिर्फ, इसीलिए वेक्टर नहीं लगाया अभी साइन। 1/4πε0। जरा बताओ, 10 की पावर -8 है, ठीक है, इस चार्ज की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है उस तरफ, तो डिस्टेंस कितना 0.1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली E2 हो गया 1/4πε0। ये इस तरफ लग रहा है, यानी कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए इधर E1 वेक्टर है, रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए, अच्छा मेरे को ये बता दो E1 और E2 ये जो दोनों फील्ड्स हैं, इन दोनों फील्ड्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120, कितना 120। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 60 डिग्री एंगल है, तो बेटा ये वाला एंगल 120 डिग्री बनेगा। समझ गए, ये वाला एंगल 120 डिग्री बनेगा। अब इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे अगर, तो कैसे निकालेंगे, जो E1 वेक्टर है, E1 वेक्टर से E2 वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और E2 वेक्टर से E1 वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ये हो गया, समझ गए कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, EC वेक्टर। ठीक है, और इस EC वेक्टर को निकालेंगे कैसे, अब इन दोनों का नॉर्मली ऐसे ही एडिशन नहीं होना, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो दोनों का एडिशन कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन। जब दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं और उनके बीच में एंगल बन रहा होता है थीटा, तो उसको कैसे करते हैं, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। समझ गए? ठीक है, जैसे दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल थीटा होता है, और हमसे ये कहा जाए कि दोनों का रिजल्टेंट निकालो, यानी कि दोनों का एडिशन निकालो, तो हम करते हैं √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो आप ये कहेंगे therefore resultant of resultant electric field
resultant electric field at point C is EC is equal to under root E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2। ये मिटा दूँ राइट साइड वाला को। E1 E2 cos 120 डिग्री। अब आप ये देखिए ये जो E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है, जो वैल्यूज है बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करिए, आप इस वाली वैल्यू को E बोल दो, ऐसे ही इस वाली वैल्यू को भी E बोल दो, क्योंकि बिल्कुल सेम है और मुझे बार बार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना ऐसे लिख दूँगा, EC इज इक्वल टू अंडर रूट E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E और cos 120 को क्या लिखेंगे, अगर याद हो तरीका तो ऐसे करते थे, cos 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, cos 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। और ये जो बायो वाले बच्चे, इन दोनों को बता देता हूँ, आप दोनों को क्या करना है कि यहाँ पर मैथ्स वाले उनको रिकॉल करवाता हूँ कि 90 इंटू 1 में जब हम कुछ हाँ वो वाला फंडा लगता है, तो 90 इंटू 1 में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, ठीक है। और हम कॉस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो कॉस को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और हम कहाँ पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव माइनस हो गया। ये ऑड है तो कॉस का साइन बन जाएगा, ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। आप याद रखें कॉस 90 प्लस थीटा अगर है, ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूँ, अगर कॉस 90 प्लस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये सीधा सीधा याद रखना, ठीक। तो आप ये देखो अब क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू ये जो E स्क्वायर है प्लस E स्क्वायर है, क्या हो गया 2E स्क्वायर प्लस E इंटू ई अगेन 2E स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री। रीजन में लिख देना सिंस cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2, तो 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस E स्क्वायर बचा। तो EC इज इक्वल टू कितना आ गया, 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, EC रह गया केवल E स्क्वायर के बराबर। भाई 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर हो गया, और E स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, E। समझ गए, कहीं कोई गलती तो नहीं है, नहीं समझे भाई। आप ये बताओ, यहाँ E स्क्वायर था प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 इंटू ई कितना हो गया, 2E स्क्वायर हो गया। और cos 90 प्लस थीटा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। साइन 30 हो गया विद माइनस साइन, तो माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा E स्क्वायर इंटू माइनस 1, यानी कि माइनस E स्क्वायर। 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर ही तो बचा अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर अगर E स्क्वायर है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और E कितना था, ये नहीं समझे। Therefore EC is equal to E, मतलब 1/4 by epsilon naught into 10 की पावर -8 अपॉन
अपॉन 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1 1/4π क्या हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 ऊपर है 10 की पावर -8 पॉइंट गया 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं ऊपर 100 आ गया ना यानी कि 10 की पावर 2 आ गई तो 9 + 2 11 11 -8 3 तो 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम ये इसका फाइनल आंसर है 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर कूलम ठीक है और टुवर्ड्स राइट एज शोन इन फिगर ये इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट एज शोन इन फिगर क्लियर है चलिए जी एक और देखेंगे क्वेश्चन और ये वाला जो हमने अभी क्वेश्चन करा है ना ये वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का अगला जो मैं कर रहा हूँ ये 2014 में आ चुका है क्वेश्चन ठीक है तो ये भी देखेंगे ये ट्रायंगल वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हाँ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए तो फिर हमको तरीका पता चल जाता है कैसे करना है अब जैसे अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें पैटर्न यही लेकर चलेंगे ठीक है तरीका यही होगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 है 2 पॉइंट चार्जेस +6q एंड -8q Point charges +6q and -8q are placed at the vertices B and C are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC an equilateral triangle ABC of side small a as shown in figure. Small a as shown in figure. Full stop. Obtain the expression for the expression for first part है the magnitude and second part है the direction of the resultant electric field of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges at the vertex A due to these two charges तो पहले फिगर देखिएगा फिगर क्या दे रखी है
ए बी सी यहाँ पर एक चार्ज रखा है +6q और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है -8q। उन्होंने बोला है आप प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड्स की लेंथ कितनी हो गई A और A। वो बोल रहे हैं कि आप इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालें, फिर वो बोल रहे हैं कि आप उसकी डायरेक्शन निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ और कहाँ पर निकालना है ए पॉइंट पर। ये ए पॉइंट पर निकालना है। तो अब आप ये देखो कि हम क्या करेंगे कि इस बी की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, मैं ये बता रहा हूँ इस साइड वाला, एक फोर्स तो ऐसे लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग गया क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा। ये तो इवन वेक्टर हो गया कि नेगेटिव है तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये E2 वेक्टर हो गया। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले हमने करा था। तो जरा यहाँ पर देखें, हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q1, ये जो प्लस का 6q है इसको Q1 बोल दिया, ये जो माइनस का 8q है इसको Q2 बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q1 E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 और चार्ज कितना 6q अपॉन A स्क्वायर, समझ गए 6q अपॉन A स्क्वायर। अच्छा, तो इसको आप क्या करिएगा, देखिए Q इधर भी है, Q इधर भी है, A इधर भी है। अब इसका निकालूंगा इसमें भी आ जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया कि इसको ऐसे कर दिया कि 6 अलग करो और ये हो गया 1/4πε0 और Q अपॉन A स्क्वायर। इस टर्म को अलग कर दिया, ठीक है, और इस टर्म को हमने E मान लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6E के बराबर। ठीक है, हमने वैसे E मान लिया। लिख लीजिए वेयर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर। मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि Q जो है Q की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू है हम जानते हैं, लेकिन Q की कोई वैल्यू नहीं है। Q इस वाले में भी आ रहा है, Q इस वाले में भी आ रहा है। स्मॉल a जो डिस्टेंस है वो इधर भी देखूंगा तो डिस्टेंस स्मॉल a आएगा, इधर भी डिस्टेंस स्मॉल a आएगा। तो हमने 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर को, इसको पूरे को E मान लिया। तो ये हो गया 6 × E। अब अगर अगला निकालते हैं 80 आ जाएगा। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 8Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, ये 60 था और ये 80 था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल सकता है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो जरा खुद ही बता दीजिए, वही वेक्टर सम हो जाएगा। हम क्या लेंगे, E इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। हाँ जी, E1 की वैल्यू कितनी है
6e, तो 6e का स्क्वायर, e2 की वैल्यू कितनी है 8e, 8e का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6e इंटू 8e, और cos 120 क्या हो गया cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 30 आ जाएगी जैसे पहले हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो जरा देखें 6e का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36e स्क्वायर प्लस 64e स्क्वायर प्लस 2 6 12 और 12 8 96, 96e स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस साइन 30। तो E इज इक्वल टू 100e स्क्वायर प्लस 96e स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, तो ये हो गया 48e स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 100 माइनस 48 करेंगे, बताओ कितना आएगा 52e स्क्वायर आ गया, e की वैल्यू आ गई 52e स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 52 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो e स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 52 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 4 इंटू ई स्क्वायर, ये करा जा सकता है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आकर 2 हो जाएगा। मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें 13 इंटू 2 इंटू 2 वो 52 हो जाएगा। ठीक, और ये ई स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आकर हो गया 2, ई स्क्वायर बाहर आकर हो गया ई अंडर रूट 13, ये हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर E is equal to 2 multiplied 2 root 13, 2 root 13 पहले लिख लिया और E को बाद में लिख लो। E क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। इसकी बस हो गया, क्योंकि जो हमको क्वेश्चन दे रखा है उसमें Q और A की टर्म्स में ही दे रखा है। तो जो E था हमने इसको बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन A स्क्वायर लिखता है, 8Q अपॉन A स्क्वायर लिखता तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। तो इसीलिए उसको एक बार E बोल दिया और लास्ट में सॉल्व होने के बाद जहाँ पर E आया था E की जगह ये वैल्यू डाल दी, खत्म। ठीक है, तो ये तो नेट मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो डायरेक्शन की बात करूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। अरे आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? हाँ हाँ हो सकता है, अभिनव को तो आवाज़ आ रही है। नव्या पार्थ बताओ। चलिए ठीक है अभी। चलिए, तो इसमें जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ड्यू टू दीज टू चार्जेस, डायरेक्शन जो बताना है वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन होता है, समझने वाला पार्ट होता है कि डायरेक्शन किस तरीके से बतानी है। वो डायरेक्शन अब आपसे पूछ रहे हैं तो आप सीधा सीधा ये नहीं करेंगे कि भाई राइट वर्ड हो गया, हाँ उसको कैलकुलेट करके दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे वो देखना होगा हमें। इसमें क्या करना होगा, मैं ये डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। हमारा पॉइंट ए है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ये ऐसे हो गया और E2 इस तरीके से हो गया, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। अब ये जो 120 डिग्री एंगल है, ये जो 120 डिग्री जो एंगल बन रहा है, ये 120 डिग्री से जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट ना बेटा ऐसे निकलेगा, रिजल्टेंट इस तरह से निकलेगा, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा E आ गया फाइनली, जो E हमने निकाला है ये E की डायरेक्शन ये हो गई। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आती है ना उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में, तो मैं ये कहूँगा कि चलिए अगर इसका डायरेक्शन यहाँ से मान लिया जाए बीटा, ये
हमारा किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल क्या बना रहा है? हमने ये कहा कि ये मान लीजिए कि ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बीटा बना रहा है। आपकी मर्जी है, आप E1 के साथ भी बता सकते हो। तो डायरेक्शन बताने का तरीका ये होता है कि आपको बीटा एंगल निकालना होता है। अब वो जो बीटा है वो आपने क्या करा, वो आपने E2 के साथ बना लिया बीटा, ठीक है। जैसे आपने E2 के साथ एंगल बीटा बनाया तो अब आपको क्या करना होगा ये समझना जरा, एक मिनट। अब डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan बीटा निकालेंगे। और tan बीटा क्या होता है? tan बीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा एंगल एज्यूम करना वो मेरे हाथ में है। मैं उस बीटा को इस E1 के साथ भी एज्यूम कर सकता हूँ, मैं उस बीटा को इस E2 के साथ भी एज्यूम कर सकता हूँ, वो हमारे खुद के हाथ में है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे निकालें? परपेंडिकुलर किस पर निकालना है परपेंडिकुलर? जैसे कि बीटा है तो ये वाला जो ट्राइंगल बन गया है ना, ये वाला ट्राइंगल कोई परफेक्ट राइट ट्राइंगल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें देखिएगा कि मुझे यहाँ पर एक ऐसे एंगल चाहिए जो 90 डिग्री वाला एंगल हो, ये तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर आ गया तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है ये बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बताइए भैया, आप ये देखिएगा कि अगर इसको पहले तो 120 डिग्री को हटाओ यहाँ से, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो मैं tan बीटा निकालना चाहता हूँ, ठीक। tan बीटा क्यों निकालना चाहता हूँ भी उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब भी डायरेक्शन निकालनी है तो हम डायरेक्शन कभी भी निकालते हैं तो वो टेंजेंट के हिसाब से निकालते हैं, टेंजेंट इज tan, है ना। तो मैं tan बीटा निकाल रहा हूँ। तो ये जो बीटा है इसको tan बीटा को निकालेंगे कैसे? tan ऑफ एनी एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये देखिएगा कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री नहीं है, तो मुझे 90 डिग्री वाला एंगल चाहिए ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो लेंथ है ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। और ये जो है ये मेरे लिए क्या हो गया? बेस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, समझ गए? तो अब हमारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है? अब हमारे लिए जो काम है वो ये है कि हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है और ये बेस निकालना है, ठीक। समझ गए कि नहीं? चलिए जी, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस निकालने तक ये वाला पोर्शन आपको अगली क्लास में कराता हूँ, इतना छोड़िए आप इसको, ठीक है। क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाकर और फिर समझाऊंगा ताकि कभी गलती ना हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालना है और बेस कैसे निकालना है वो हम बता देंगे अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर दीजिए। ये वाले टाइम के क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट। हाँ ना, बस यही टाइप है इसमें। इस वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही आते हैं, जो बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये बड़े बस इतने ही हैं इससे। हाँ हाँ, और आप ये देखो कि जो छोटे हैं वो ऐसे हो गए जैसे डाइपोल मोमेंट निकालना है कि क्यू की वैल्यू दे दी, डिस्टेंस दे दिया, या टॉर्क निकालना है तो टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। डेरिवेशन और क्वेश्चंस दोनों आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमने करे नहीं थे, इस वजह से करवाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी मैं देख कर बताऊँगा। अभी तो आया, कल ही तो सिलेबस आया, मैंने देखा ये 12 या 13 नंबर में है जहाँ तक ये वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए जी, ओके।